हाँ, तो आज अपन आपकी जो ज्योग्राफी की बुक है, भूगोल की जो किताब है, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, भारत लोग और उनकी अर्थव्यवस्था वाली, उसका बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है प्रवास, यानी कि माइग्रेशन स्टार्ट करेंगे। मेरी बात को ध्यान से समझना, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ सिखाएगा आपको। और मैं थोड़ी सी फैक्ट वाली बातें और बताऊंगा आपको, थोड़ी हिस्ट्री की बातें बताऊंगा, जिसको आपको अच्छे से नोट्स बना के प्रॉपर तरीके से समझना है। और मेरे साथ के साथ नोट्स बना लोगे तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, एक या दो वीडियो के अंदर ये अपना कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इस चैप्टर में कुछ ऐसे वर्डिंग भी हैं, कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिनके ऊपर मैं अलग से स्पेशल एक वीडियो और लेके आऊँगा, तो वो भी आपको ज़रूर देखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर आप सीधा क्वेश्चन इसी एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं, लेकिन वो क्या डायरेक्टली आपको स्कूल के लेवल पर नहीं बताया जाता। लेकिन मैं चाहता हूँ आप जो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ उसको आप ज़रूर उसको भी नोट करना। इसलिए मैं 2 या 3 वीडियो इस चैप्टर के बनाऊँगा, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार, उन सब वीडियोज़ को आपको देखना है, ठीक है। तो आप हेडिंग लगा सकते हैं, मेरे साथ के साथ आपको उतारना है। और अपना जो चैप्टर है वो चैप्टर 2 है, ठीक है, चैप्टर 2 जिसका नाम है प्रवास। प्रवास इंग्लिश में बोल देंगे माइग्रेशन, ठीक है। और एक बात समझना, बिल्कुल सिंपल है कि आप भी सोचो कि कोई भी प्रवास का मतलब एक जगह छोड़ के दूसरी जगह पे जाना, सिंपल। प्रवास या माइग्रेशन क्यों करते हैं कोई लोग? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मेन कारण ये है कि या तो अपन जहाँ रहते हैं वहाँ हमारे पास में रोज़गार के साधन नहीं है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से हम रहना चाहते हैं, लेकिन हमारे के लिए मतलब जो आमदनी है वो बिल्कुल नहीं है, तो हम वहाँ से कोई दूसरी जगह जॉब करने के लिए जाते हैं, एक तरीका ये। या फिर कहीं पढ़ाई करने के लिए भी जा सकते हैं, एक जगह दूसरी जगह पढ़ाई करने के लिए जा सकते हैं और वो वापस भी आ सकते हैं, वो ऐसा ऐसा होता है। लेकिन कुछ लोग जो कहीं पर जाते भी हैं और वहीं जाके बस भी जाते हैं। जैसे इंडिया से भी खूब सारे लोग थे जो विदेशों में गए थे, वो भी पूरी हिस्ट्री लिखूंगा, और वहाँ पर जाके बस भी गए और खूब वापस भी आए, खूब वो सिस्टम होता है। तो प्रवास बेसिकली ये होता है एक जगह छोड़ के दूसरी जगह पे जाना, ठीक है। लेकिन थोड़ी प्रवास की हिस्ट्री बता दूं, इस प्रवास को अपन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी मानते हैं माइग्रेशन को। और हमारे भारत के अंदर मैं छोटी छोटी बातें बताता हूँ कि हमने इसको बढ़ावा देने के लिए कि जो हमारे प्रवासी हैं, जो हमारे यहीं के रहने वाले थे और विदेशों में जाके बस गए, हम उनको वापस बुलाना भी चाहते हैं कि आप यहाँ आओ, हमारे धरोहर को देखो, यहाँ की धरोहर को देखो, यहाँ के कल्चर को देखो, यहाँ की संस्कृति को देखो, अपनी ज़मीन को देखो, आओ समझो। ये बहुत सारे हम उनके लिए गवर्नमेंट भी बहुत सारे अच्छे काम कर रही है। इसीलिए छोटे मोटे कुछ फैक्ट लिखा रहा हूँ मैं आपको कि हम हमारे देश के अंदर भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाते हैं, ठीक है, भारतीय प्रवासी दिवस, यानी कि इंडियन माइग्रेशन डे, ये भी अपन मनाते हैं। और ये मनाते हैं अपन 9 जनवरी को, ठीक है, 9 जनवरी को हम भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो लिख लो साइड में। और इस पर भी कुछ एक धारणा या फिर एक स्टोरी है या एक फैक्ट जुड़ा हुआ है इस 9 जनवरी से। आपके भी माइंड में आती होगी कि ये जो डेट रखी है ये 9 जनवरी ही क्यों रखी गई है, 9 जनवरी ही क्यों, ठीक है। तो 9 जनवरी इसलिए रखी गई थी, आपको पता है कि हमारे गांधी जी ने कितना, जब हम स्वाधीनता संग्राम के अंदर जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे उस टाइम पर कितना आंदोलन किया था। और जो साउथ अफ्रीका के अंदर मूवमेंट चल रहा था, वहाँ पर गांधी जी यहाँ से गए थे, जो काले गोरों का भेदभाव के साथ में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, वो मैंने आपको पढ़ाया था 11th क्लास के अंदर, ठीक है। उस 11th में मैंने बहुत शानदार तरीके से पढ़ा था। तो गांधी जी जब साउथ अफ्रीका गए थे, तो जब साउथ अफ्रीका जाने के बाद वहाँ पर उस आंदोलन के अंदर उन्होंने भाग लिया, और वहाँ से जब वापस इंडिया आए तो वो आए थे गांधी जी, लिख देता हूँ मैं कि गांधी जी जो हैं, गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से, ठीक है, साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे, ठीक है, ये मेन कारण है। और 9 जनवरी 1915 को जब गांधी जी भारत आए, इसीलिए हमने ये कह दिया कि अब हम, मतलब एक तरीके से जब यहाँ से गए थे तो हमारे लिए प्रवासी बन गए, फिर वापस यहाँ आ गए, तो 9 जनवरी 1915 से ही हम प्रवासी दिवस मनाने लग गए। ये भी एक छोटा सा फैक्ट है जो आप लिख सकते हो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात थी। और अब मैं बात बताऊँ आपको कि हमारे देश के अंदर जो ये प्रवासी की बात जो चल रही है, ये कब से चल रही है। अपने देखो, ये बिल्कुल पॉपुलेशन से जुड़ा हुआ टॉपिक है, और दोनों बुक के अंदर अपने पॉपुलेशन के चैप्टर पढ़ लिए, वर्ल्ड वाली पॉपुलेशन भी पढ़ ली, इंडिया वाली पॉपुलेशन भी पढ़ ली, जनसंख्या, दोनों चैप्टरों की जनसंख्या अपने पढ़ चुके हैं। ये उसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है, क्योंकि प्रवासी का मतलब इसमें भी काउंटिंग ही होती है। तो मैं कुछ फैक्ट लिख रहा हूँ, कुछ टाइम पीरियड लिख रहा हूँ। देखो, अपन ने वहाँ जनसंख्या वाले चैप्टर में पढ़ा था 1881, पहली बात
कि हालांकि पहली जो जनगणना है, जो मतलब जो हमारी पॉपुलेशन की जो काउंटिंग हुई थी वो 1872 में हुई थी, जो मैंने आपको सब कुछ बता दिया, वो लॉर्ड मेयो वाली बातें हैं। 1881 में जो हुई थी वो कंप्लीट जनगणना हुई थी, ठीक है। पिछले चैप्टर में ये बातें पढ़ चुके। लेकिन जो 1881 के अंदर जो सही तरीके से संचालित हुई थी हमारी पॉपुलेशन काउंटिंग, जनगणना हुई थी, उसी टाइम पर 1881 में ही प्रवास को जोड़ लिया गया था। मतलब प्रवास की भी काउंटिंग हुई थी, माइग्रेशन की भी। लेकिन उसका जो आधार रखा गया था, जो इसका बेस रखा गया था, वो बेस रखा गया था जन्म का स्थान, जन्म का स्थान, ठीक है, यानी कि बर्थ प्लेस। पूरी बात को समझना। 1881 के अंदर जो पॉपुलेशन काउंटिंग हुई थी, वो जो जनगणना हुई थी, उसके अंदर ही हमने प्रवास को भी काउंट कर दिया था कि कितने लोग प्रवासी हैं, उनको हमने उस हमारी पॉपुलेशन में लिखा था। लेकिन उसका हमने बेस क्या रखा था कि आपका जन्म का स्थान कहाँ पर। किसी से ये पूछते थे, हाँ भाई आपका कहाँ जन्म है, कि वहाँ, और अब यहाँ आगे इसका मतलब प्रवासी, ठीक है। लेकिन फिर हमने चेंजेस किया 1961 में। पूरी बात को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 1961 के अंदर जनसंख्या के अंदर, जनसंख्या में पहला संशोधन हुआ, जनसंख्या में पहला बदलाव किया गया पॉपुलेशन के अंदर। पॉपुलेशन के अंदर पहला हमने एक चेंज किया। क्या चेंज किया कि इतने दिन जो हम इसका जो आधार रखते थे, जो बेस रखते थे, जिसके बेस पे हम किसी से पूछते थे कि वो कौन है, वो प्रवासी है, मतलब माइग्रेंट है, पर यहीं रहने वाला निवासी है। अब हमने क्या करा, वो तो था ही था, जन्म का स्थान तो था ही था, लेकिन अब हमने एक बात और जोड़ दी, और वो जोड़ दी निवास की अवधि, ठीक है। तो निवास की अवधि हमने इसका बेस रखा, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ रेजिडेंस, ये हमने एक बात और जोड़ दी। इसका मतलब ये हुआ कि 1961 की पॉपुलेशन जब काउंटिंग हुई, उसके अंदर दो बेस बन गए, एक तो ये और एक ही ये दोनों इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 1961 की बात है। फिर हमने क्या करा, 1971 में एक और बदलाव किया, 1971 में। और 1971 के अंदर ये तो दोनों बातें पूछी जाती ही जाती थी, और एक बात और पूछ ली हमने, क्योंकि देखो होता क्या है, आपने भी देखा होगा, खूब सारे लोग ऐसे हैं कि सपोज वो कोई यहाँ रहते हैं, एक स्थान के ऊपर रहते हैं, यहाँ से वो माइग्रेंट हुए, मतलब यहाँ से प्रवास किया, उन्होंने बी पर आ गए, ठीक है। और ऐसे भी हैं जो बी से फिर सी के पास चले गए, ठीक है। यानी कि दिल्ली रहता था, दिल्ली से बॉम्बे चला गया, बॉम्बे से जयपुर आ गया, कैसे भी हो सकता है। मतलब लोग ऐसे भी होते हैं जो एक स्थान से दूसरे से तीसरे पे पहुँच जाते हैं। तो फिर कहा कि यार ये क्या करें, अब इनको कैसे जोड़ें। तो इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं कि 1971 के अंदर इन्होंने एक बात कह दी, पिछले निवास की, ठीक है, पिछले निवास की कंडीशन और जोड़ दी कि आपका पहले का रेजिडेंस कौन सा था, इससे पहले आप कहाँ निवास करते थे। तो पिछले निवास की अवधि भी हमने और जोड़ दी। पिछले निवास को 1971 के अंदर अपन ने जोड़ा। कैसे, बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना बड़ा कॉन्सेप्ट वाला है, इसको समझोगे नहीं ना तो याद नहीं होगा, ये बड़ा मुश्किल है, लगता ईजी है। कि यहाँ पर कोई एक बंदा था, ए नाम, ए जगह कोई स्थान का नाम है, ये ए मान लेते हैं। यहाँ से वो बी के ऊपर आ गया, मतलब ऐसा मान लो कि दिल्ली से बॉम्बे आ गया, एक ही बात। तो यहाँ से वो बी पर रहने लग गया। अब यहाँ पर उसकी मतगणना, उसकी जो है ना, यहाँ पर उन्होंने लिख लिया कि ठीक है भाई ये ए से यहाँ पर आया है, ऐसा लिख के ले गए। वो कब की बात थी, वो ऐसा मान लो कि 1961 में जब काउंटिंग हुई थी तब वो लिख के चले गए। अब 1971 में जब वो वापस आए काउंटिंग वाले, तो उन्होंने देखा कि ये बंदा 20 को छोड़ के सी पे चला गया, ठीक है। अब सी पर वो, अब हर स्थान चाहे कोई सा भी हो, सब जगह काउंटिंग तो होगी, तो सी के ऊपर काउंटिंग करने के लिए वो पहुँचे। तो उन्होंने देखा भाई अब आप तो बी पर रहने वाले थे, यहाँ आ गए। तो उसने कहा कि हाँ मैं पहले बी पर रहता था, लेकिन अब मैं सी पर आ गया। तो मतलब यहाँ जब सी के ऊपर उसका नाम देखा तो वो कहला रहा था प्रवासी, लेकिन बी पर कहला रहा था कि वो ए से बी के ऊपर आया, ये लिखा हुआ था कि ये कोई बंदा है। सपोज मैं नाम ले लेता हूँ राम, एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, राम था, और उसको जब देखा वो भी सी के ऊपर खड़ा है, अभी वो कहाँ पर है, सी पर है। तो जैसे उस नाम लिखने में देखा कि राम, कि आप तो यार ए से बी पर आए थे, बोले हाँ, और अभी आप बी से सी पर हो।
मतलब पिछले स्थान से उसको प्रवासी मान लिया जाएगा। ऐसे क्या बोलेंगे, पिछले निवास से उसको प्रवासी माना गया, कि उसने इससे पहले से ही प्रवासी था, उसको छोड़ के फिर यहाँ आया है। तो ऐसे लोगों की भी काउंटिंग की जो एक स्थान मतलब छोड़ के फिर दूसरे को छोड़ के तीसरे पहुँच गए, उनको हमने कह दिया कि पिछले निवास से। ये हमने 1971 के अंदर ये बात जोड़ दी, ठीक है। और एक कंडीशन और है जो आप और लिख लेना, वो है 1981 1981 1981 के अंदर हमने क्या जोड़ा, हमने पूछा कारण, रीजन पूछा हमने कि भाई क्या कारण है, आप प्रवासी क्यों बने। ये शर्त भी हमने मतलब पॉपुलेशन के अंदर हर बार है चेंजेस करते गए। सबसे पहला जो बदलाव किया हमने वो किया 1961 के अंदर, 1961 में। हो सकता है कोई वन मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए कि हमारी जनसंख्या में पहला प्रवासियों के लिए पहला कौन सा परिवर्तन या चेंजेस हुआ, तो 1961 में हुआ तो क्या हुआ कि हमने निवास की अवधि ड्यूरेशन ऑफ रेजिडेंस जोड़ दिया। फिर नेक्स्ट जो परिवर्तन या चेंज हुआ 1971 के अंदर हुआ, जिसमें पिछले निवास की यानी कि जो आप इससे पहले आपका रेजिडेंस कहाँ था वो वाली कंडीशन जोड़ दी। और 81 के अंदर हमने एक और बात जोड़ी और हमने कहा कि कारण भी लिखो, क्या किस वजह से आपने ये जगह छोड़ी, ठीक है। तो बहुत ही शानदार से एक चार्ट है, आप इसको बना लेना, मेरे साथ ही आई थिंक आपने बना भी लिया होगा। और ये नोजनर वाला फैक्ट भी थोड़ा सा लिख लेना, तो बहुत ईजी पड़ जाएगा, ठीक है। और अब अपन बात कर, अच्छा एक बात और बता दूं कि मैं जब भी वीडियो बनाऊंगा, अभी तो अपन अपने चैप्टर की बात करेंगे, इसमें एक छोटा सा टॉपिक है इंडियन डायस्पोरा, ठीक है, भारतीय प्रवास, उस पर मैं एक ज़बरदस्त वीडियो लेके आऊँगा, कुछ फैक्चुअल बातें भी लेके आऊँगा, तो उसको आपको ज़रूर देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलो अब अपन इसके कुछ नोट्स की बात करते हैं, जो भी आज तक अभी पढ़ा अपन ने उसी की बात करेंगे। पहली बात तो प्रवास की डेफिनेशन लिख लो आप। प्रवास क्या होता है कि मानव का वह क्रियाकलाप जिसके द्वारा वह अपने निवास स्थान से अन्यत्र, अपने जो जहाँ रह रहा है वहाँ से उसको छोड़ के अन्यत्र किसी स्थान पर एक निश्चित अवधि के लिए कुछ विशेष उद्देश्यों के साथ जाता है, ठीक है। हो सकता है 20 साल के लिए गया हो, 30 साल के लिए गया हो और वो वापस भी आ जाए, वो एक बात अलग है। लेकिन एक अपना उद्देश्य है कि कोई पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, कोई जॉब करने के लिए जाते हैं, वो अलग अलग उद्देश्य ऑब्जेक्टिव उनके पर्पज़ होते हैं। कि माइग्रेशन इज एक्टिविटी ऑफ एन ह्यूमन बीइंग बाय विच ही मूव्स फ्रॉम हिज प्लेस ऑफ रेजिडेंस अनदर प्लेस फॉर ए डेफिनेट पीरियड विथ सम स्पेसिफिक पर्पज, ठीक, कुछ कारण उसके होते हैं जिस वजह से वो जाते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा नहीं दिख रहा होगा तो मैं दिखा देता हूँ आपको। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं कि प्रवास को 1881 वाली बात मैंने लिखा दी, 1960 वाली बात लिखा दी, 1971 वाली बात लिखा दी और 1981 वाली बात लिखा दी। चारों बातें आप शॉर्ट में मैंने आपको चार्ट में समझा दिया, लेकिन इसमें थ्योरी में लिखना चाहो लिख सकते हो कि प्रथम संचालित जनगणना हुई थी, उसी के अंदर हमने प्रवास को दर्ज कर लिया था, उसी में प्रवास को हमने ऐड कर लिया था। और इसका हमने इन आंकड़ों को जो जन्म के स्थान के आधार पर हमने इसका आधार माना था। क्या आधार माना था? जन्म का स्थान यानी बर्थ प्लेस। Migration recorded beginning from the first census of India conducted 1881. This data were recorded on the basis of place of birth. ये पहला आधार ये था, ये बेस था, ठीक है। सेकंड में हमने क्या करा कि जन्म स्थान के साथ में निवास की अवधि को हमने जोड़ दिया, यानी कि जो और वो बात कब की है? 1961 की, 1961 की है, जिसके अंदर हमने पीरियड ऑफ रेजिडेंस को जोड़ दिया, बाकी वो तो प्लेस ऑफ बर्थ तो पहले से ही था। फिर तीसरा हमने पिछले निवास की कंडीशन जोड़ दी कि पिछले निवास के स्थान और गणना के स्थान, अभी जो गणना करने के लिए गए थे वो सी पर गए थे, जबकि उसका कागजों के अंदर बी लिखा हुआ था कि आप तो बी पर थे, पहले से ही ऐसे वहाँ आए हुए थे, अब सी पर आ गए आप, तो वो पिछले निवास हैं, वो भी हमने शब्द जोड़ दिया। यानी कि ये हो जाएगी, ये टाइम पीरियड किसका था? ये 1971 का था। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन द प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस, ठीक है, और लेंथ ऑफ स्टे और वहाँ आप कब से रह रहे हो वो बातें हमने जोड़ दी। और लास्ट में जोड़ा प्रवास का कारण, वो 1981 की जनगणना में चेंज किया। और फिर हमने क्रमिक जनसंख्या, इस तरीके से हमने चेंजेस करते गए, जो हमें ठीक लगा उस अकॉर्डिंग हम संशोधन कुछ करते रहेंगे। इन्फॉर्मेशन ऑन द कॉजेज ऑफ माइग्रेशन वाज इंक्लूडेड द 1981 सेंसस विच वाज अमेंडेड इन सक्सेसिव सेंसस। जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी, देखो पॉपुलेशन जब भी जो है हमारी काउंटिंग होती है, उसमें जो सामने दिक्कतें आती है, हर 10 साल में पॉपुलेशन काउंटिंग होती है, और हमारे उसमें हमें जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, जनसंख्या जब जनगणना होती है उस टाइम पर हमें अगर ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ और जोड़नी चाहिए, जैसे मैंने आपको कहा था कि जो 2011 की पॉपुलेशन हुई थी उसके अंदर किन्नरों को भी जोड़ा गया था, जो ट्रांसजेंडर है, ठीक है, क्योंकि जैसे ही वो इनको काउंट करने के लिए गए तो देखा यार किन्नर तो फिर रह गए, इनको तो काउंट ही नहीं करा, तो किन्नरों को भी जोड़ा गया जो ट्रांसजेंडर होते हैं। तो मतलब ऐसे जब ज़रूरत पड़ती है तो हम ऐसी चीज़ें हमारी जनसंख्या के अंदर जोड़ते रहते हैं ताकि सबका डेटा सामने आए,
क्योंकि सबको यहाँ पर रहने का हक है और उनका फिर डेवलपमेंट भी हो सके, उनके लिए कुछ स्कीम भी लाई जा सके। अब जैसे इन केंद्रों के लिए कुछ सुविधाएं गवर्नमेंट देगी, तो इतने दिन तो पता ही नहीं था ये कि उस रिकॉर्ड में ही नहीं थे। अब ये पता चला है कितने लोग हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, तो कुछ उसके लिए गवर्नमेंट स्कीम भी लाई तो पता चले वो वाली चीज़। इसलिए इन सब बातों को अपन टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तीसरी बात है वेरी इंपॉर्टेंट, जनगणना में जब होती है उस टाइम पर प्रवास पर कुछ क्वेश्चन पूछते हैं लोग। जनगणना वाले जाते हैं, मोस्टली टीचर ही जाते हैं, तो वो अपना रजिस्टर वगैरह कुछ भी लेके जाते हैं, तो वो उनसे पूछते हैं। क्या पूछते हैं? 2 प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट पूछते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर। वैसे तो सारे नोट्स एक से बढ़ एक है, लेकिन फिर भी एक बात बता दूँ। पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं कि क्या व्यक्ति इसी गाँव अथवा शहर में पैदा हुआ है। उससे ये पूछेंगे कि आपका जन्म इसी गाँव में हुआ था, या फिर शहर में जा रहे हैं तो क्या इसी शहर में हुआ था। फिर या फिर ये पूछेंगे यदि नहीं, वो कहता है कि नहीं। अगर वो कहता है हाँ तब तो कोई टेंशन नहीं है, चलो ठीक है हो गया काम। लेकिन वो कहे नहीं, तो फिर उसे पूछेंगे तब जन्म के स्थान की स्थिति पूछेंगे। तो बोले फिर आपका जन्म कहाँ हुआ था, शहर में हुआ था, गाँव में हुआ था, यानी कि गाँव में हुआ था, शहर में हुआ था। फिर पूछेंगे तो अगर हुआ था तो कौन सा जिला था, कौन सा राज्य था, उसका नाम लिखेंगे। और कहीं भारत के बाहर के तो नहीं हो आप, तो भारत के बाहर के हो तो उस देश का नाम पूछ लेंगे। ठीक है, उस देश के नाम की सूचना ले लेंगे। इस तरीके से पहले क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इज द पर्सन बोर्न इन दिस विलेज और टाउन, इफ नो तो देन फर्दर इन्फॉर्मेशन इज टेकन ऑन रूरल या फिर अर्बन, स्टेटस ऑफ द पीपल ऑफ बर्थ, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, स्टेट। और अगर वो अलग कंट्री का है तो फिर उससे पूछेंगे कि आउटसाइड इंडिया देन नेम ऑफ द कंट्री ऑफ बर्थ। तो फिर बताओ आपका जन्म किस देश के अंदर हुआ। अगर वो अलग देश का तो सिर्फ देश का नाम लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर वो हमारे देश में जन्म हुआ है उसका, लेकिन जिला अलग है, राज्य अलग है, गांव अलग है, शहर अलग है, तो पूछ लेंगे। ठीक है, ये बात है। वो भी पूछेंगे गांव के हो, शहर के हो, सब बात लिख ली जाती है। दूसरा क्वेश्चन ये तो चलो हो गया। सेकंड क्वेश्चन ये भी पूछेंगे कि व्यक्ति इस गाँव या शहर में कहीं और से आया है क्या। वैसे उससे मिलता जुलता ही है, लेकिन आप पूछेंगे कहीं और से आया है क्या। यदि हाँ तब निवास के पूर्व के स्थान, ये जो नई जोड़ी थी ना बात, निवास का पूर्व का स्थान, मतलब ये है बात है 3 वाली, ABC वाली, पहले से ही छोड़ गई यहाँ फिर छोड़ गई यहाँ, वो वाला है ये निवास का पिछला स्थान। इससे पहले भी आपने और ट्रांसफ़र कहीं से आए हो क्या, इस बेस पे सेम क्वेश्चन वापस पूछेंगे। लेकिन ऑलरेडी ये बंदा तीसरी जगह है, इसलिए वही भी चीज़ वापस पूछेंगे। क्या पूछेंगे कि निवास के पूर्व स्थान, वो जो आपने दूसरे पे रहते थे वो ग्रामीण था, नगरीय था, उसका जिला राज्य क्या नाम था। यदि भारत से बाहर के हो तो देश का नाम बारे में पूछेंगे। तो बातें दोनों समझ में आ गई। ये सेकंड वाली बात सेम वही है, बस बात ये क्या है कि निवास का पिछला स्थान यानी कि लास्ट रेजिडेंस। हैज़ द पर्सन कम टू द विलेज और टाउन फ्रॉम एल्स वेयर हो गया, एनीवेयर। इफ़ येस देन फर्दर क्वेश्चंस आर आस्क्ड अबाउट द स्टेटस रूरल और अर्बन और प्रीवियस प्लेस, है ना, पिछला प्लेस, प्रीवियस प्लेस ऑफ रेजिडेंस, या फिर लास्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, लास्ट प्लेस ऑफ लास्ट बोल सकते हो, लास्ट प्लेस ऑफ रेजिडेंस। नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, इफ आउटसाइड इंडिया देन नेम ऑफ कंट्री, अगर बाहर से आए हो तो उस कंट्री का भी नाम। तो बहुत इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन, आई थिंक आपको मेरे साथ के साथ याद हो गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट चौथी बात है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि भारत की जनगणना में प्रवास की गणना 2 आधार पर की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 आधार हैं। हालांकि मैंने आपको भी अलग अलग गिनवा दिए थे, पहला जन्म का स्थान, दूसरा निवासी का स्थान, ये 2 मेन बात है। और मतलब आधार पूछे तो 2 ही हैं बेसिकली, क्योंकि हमने कहा था ना कि सबसे पहले हमने जन्म का स्थान रखा 1881 के अंदर, फिर हमने उसके अंदर क्या चेंज कर दिया, निवास की पिछली अवधि भी जोड़ दी थी। बस वो उसको मिक्स करके आधार 2 ही माने जाते हैं। बाकी छोटी मोटी बातें हैं कि देश के बाहर के, और वो बात अलग है, लेकिन बेस या आधार 2 ही माने जाते हैं। ठीक है, तो 2 स्थान, 2 बात है। पहला जन्म का स्थान, यदि जन्म का स्थान गणना के स्थान से अलग है तो हम उसको क्या मान लेंगे, जीवन पर्यंत प्रवासी के नाम से ही जानेंगे। उसको कहेंगे कि आप प्रवासी हैं, लाइफ टाइम वो प्रवासी कहलाएगा अगर उसने एक जगह छोड़ के दूसरी जगह पर आ गया तो। प्लेस ऑफ बर्थ, इफ द प्लेस ऑफ बर्थ इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ, देखो ये जो गणना कर रहे हैं ना, ये बात समझ तो रहे हो ना, गणना करने का मतलब क्या होता है। आप अपने ऊपर ले लो कि सपोज ये एक स्थान है आपका, आपके मैं शहर का नाम बोल रहा हूँ कि सपोज आपका शहर या गाँव का स्थान ये है। अब यहाँ पर वो जो जनगणना करने वाले आए, लिखने वाले आए, नाम लिखने के लिए आए, आपसे पूछा, ये बात पूछी कि आपका जन्म का स्थान कहाँ का है, आपने कहा यहीं का है, तब तो कोई टेंशन नहीं है। और अगर बाहर का है तो आपको वो कहेंगे आप प्रवासी हैं, आप माइग्रेंट है। और परमानेंट आपको क्या कह देंगे, जीवन पर्यंत आप प्रवासी ही कहलाएंगे, क्योंकि आपने एक जगह अपनी लाइफ में एक बार भी जगह छोड़ दी तो प्रवासी बन गए। ठीक है, ये बात है। दूसरी जो बात है
वो है निवासी का स्थान। यदि निवास का पिछला स्थान गणना के स्थान से भिन्न है, सेम वही है, वो जन्मता ही निवास का भी पिछला स्थान गणना के हिसाब से, जो ये ए बी सी वाली बात है, इसमें ए बी और सी वाली बात है, ठीक समझ गए। एक से फिर दूसरी जगह फिर तीसरी जगह चला गया। यदि निवास की पिछली स्थान से प्रवासी के रूप में जाना जाता है, वो तो मैंने बता दिया कि इसको प्रवासी तो कहेंगे, लेकिन कैसा प्रवासी? पिछले निवास का प्रवासी। ये ध्यान रखना। देखो प्रवासी भी दो तरह के हो गए, एक तो सिंपल प्रवासी जिसने एक जगह छोड़ दी, ठीक है, लेकिन एक से दूसरी तीसरी तो वो कहलाएगा निवास से पिछला प्रवासी, यानी कि लास्ट रेजिडेंस का माइग्रेंट हो गया उसका, ये वाली चीज़ है। और फिर हमने कुछ फैक्ट लिखा है, अच्छा इंग्लिश में नहीं पढ़ी आपने, हाँ ये हो गया एनुमरेशन, नॉन एज लाइफ टाइम माइग्रेंट कहलाएगा वो। सेकेंड है प्लेस ऑफ रेजिडेंस, ए प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंट डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ एन्यूमरेशन, ENU है भाई, ENU, ठीक है, एन्यूमरेशन नॉन एज माइग्रेंट बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंट, वो उसके नाम से जाना जाएगा। अब मैंने दो बातें फैक्चुअल लिखी है, यहाँ से लिखी यहाँ पर, क्या लिखी है? अच्छा कि 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ पॉपुलेशन थी हमारी इंडिया की, राउंड फिगर माना जाता है। इतने इनमें से 45.6 करोड़, इतने मतलब लगभग 37%, ये इसी का ब्रैकेट में लिख देना, वहीं ब्रैकेट बना के लिख देना 37%, ऐसे ही प्रवासियों की संख्या है, ऐसे जो एक स्थान से छोड़ के दूसरी तीसरी जगह चले गए, ठीक है, इतने लोग थे जो निवास के पिछले स्थान के संदर्भ में थे। निवास के पिछले स्थान के संदर्भ में ये संख्या इतनी है थी। अब ये जो लाइन लिखी हुई है ना NCERT के अंदर, यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है, ठीक है, क्या कि मैंने एज इट इज़ जानबूझ के लिखी है क्योंकि आपकी बुक में एज इट इज़ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखो ऊपर वाली जो लाइन लिखी कि 121 करोड़ लोगों में से इतने प्रवासियों की संख्या थी, लगभग 37% इन्होंने बता दिया। फिर सेम लाइन रिपीट करी कि निवास के पिछले स्थान के संदर्भ में ये संख्या इतनी थी, ठीक है। तो या तो आप इस लाइन को कट कर दो, ठीक है, या तो ये लाइन गलत है। इंग्लिश में देख लेते हैं, मोस्टली जो भी गलतियाँ होती है वो गलतियाँ होती है हिंदी ट्रांसलेशन करने में। इंग्लिश के अंदर मोस्टली गलतियाँ बहुत कम है, जैसे कि एज पर 2011 सेंसस, इतना मिलियन बोल दो एक ही बात है, चाहे 121 करोड़ बोल दो बात एक ही है, पीपल इन द कंट्री, और लगभग ये 45.6 करोड़ है। ये 45 पॉइंट वो लग राउंड फिगर में वही ये बात मिलियन में लिखता है, ये अबाउट 37%, ठीक है। वर रिपोर्टेड इन माइग्रेंट्स ऑफ ए प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस। ये लाइन मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि ये आपकी गलतफहमी ना हो, इसलिए इस लाइन को आपको काटना है कि लाइन आपको याद नहीं करनी है, इसका ध्यान रखना, क्योंकि ये जो लाइन है ना ये आपके है ही नहीं, ठीक है। लाइन आपको एक ही याद रखनी है, 37% है, बाकी जो ये डेटा है ये मिसप्रिंट हो रखा है, ये आपका नहीं है, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश मीडियम की जो बुक है वो डेटा हमेशा परफेक्ट होता है, क्योंकि ये जो NCERT है उस इंग्लिश मीडियम को हिंदी के अंदर ट्रांसलेट की गई है, तो छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है जो मैंने अब आपको ठीक करवा दी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, पेन को थोड़ा पतला ले लेते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अपन 5वां पॉइंट, और वो भी हेडिंग वही है कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय प्रवास में क्या अंतर है। हालांकि नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट, ये स्पेलिंग ठीक कर लेना, INTRA, इंट्रास्टेट है वो, ठीक है, वो ई नहीं था इसलिए रॉन्ग भी हो गया। तो देखो अपन ये देखते हैं अंतर्राज्यीय प्रवास। यदि प्रवास एक ही राज्य के अंदर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में हुआ हो तो वह अंतर्राज्यीय प्रवास कहलाता है। एग्जाम्पल, जैसे हरियाणा का अंबाला जिला है, अंबाला जिला से बंदा कोई निकल के फरीदाबाद जिला चला गया, या फिर फरीदाबाद से निकल के अंबाला चला गया, मतलब अपने एक ही राज्य के अंदर इस जिले से उस जिले में या फिर इस तहसील से उस तहसील में, मतलब एक राज्य टू राज्य, स्टेट टू स्टेट, वो कहलाता है अंतर्राज्यीय। वो अंतर, नीचे वाला अंतर्राज्यीय, हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। इंट्रास्टेट, इफ द माइग्रेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम वन रीजन टू अनदर विद इन द सेम स्टेट देन इट इज कॉल्ड इंटरस्टेट माइग्रेशन। एग्जाम्पल हमने लिया माइग्रेशन बिटवीन अम्बाला डिस्ट्रिक्ट एंड फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप, अपने हिसाब से 2 जिले लिख देना, स्टेट राजस्थान लिख देना, कोई सा भी स्टेट लिख देना, एक ही बात है, जयपुर से जोधपुर, कोई सा भी लिख सकते हो। फिर है इंटरस्टेट माइग्रेशन, ये होता है अंतर्राज्यीय प्रवास, एक राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य में जाना। जैसे मैं कह दूँ कि दिल्ली को छोड़ के यूपी चला गया, या फिर यूपी से हरियाणा चला गया, या फिर हरियाणा से जयपुर आ गया, या फिर हरियाणा से यूपी चला गया, कैसे भी, ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जाना। यदि व्यक्ति का स्थानांतरण अथवा प्रवास एक राज्य से दूसरे राज्य को हो तो उसे बोलते हैं अंतर्राज्य, जैसे कि हरियाणा व यूपी, यानी हरियाणा व उत्तर प्रदेश में आना, या फिर उत्तर प्रदेश हरियाणा में जाना, ठीक है। तो लेकिन ऐसा ही जैसे कि हरियाणा व उत्तर प्रदेश में प्रवास
इसका ऐसा मतलब देना हरियाणा से उत्तर प्रदेश में, कोई जरूरी नहीं है हरियाणा व उत्तर प्रदेश में प्रवास लिखोगे तो इससे एक फ़ायदा ये है कि आप ये कहना चाह रहे हो कि चाहे तो हरियाणा से उत्तर प्रदेश जाओ, चाहे उत्तर प्रदेश हरियाणा में आओ। बात है कि इस लाइन को लिखने का तरीका ये। तो इफ़ देयर इज अ ट्रांसफर माइग्रेशन वन पर्सन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर देन इट इज कॉल्ड इंटर स्टेट, वो तो इंट्रा ही इंटर। फॉर एग्जाम्पल माइग्रेशन टू हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है, बेहद आसान। नेक्स्ट है प्रवास की धाराएं, 2 मार्क्स में आ सकती है, ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकते 2 नंबर के अंदर। तो प्रवास की मतलब आप खुद सोचो प्रवास किस तरीके से हो सकता है, या तो गांव का गांव में जा सकता है, वो भी प्रवासी कहलाएगा, या गांव से नगर में जा रहा है, शहर में जा रहा है, या फिर नगर टू नगर जा रहा है, या फिर नगर से गांव में जा रहा है। 4 तरह के अलावा कुछ होगा ही नहीं, ठीक है, बस सिंपल है। रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू अर्बन, अर्बन टू रूरल। 4 तरह की प्रवास की धाराएं बेसिकली होती है। इस गांव को छोड़ के उस गांव चला गया, या फिर इस गांव को छोड़ के उस शहर चला गया, या फिर उस शहर से उस शहर चला गया, ठीक है, या फिर उस शहर से इस गांव आ गया। बात एक ही है, सिंपल है। प्रवास की धाराएं यानी कि सेक्शंस ऑफ माइग्रेशन जो 4 हैं, चारों आपको याद हो गई होगी। अब अपन ने कुछ फैक्ट लिखा है, ठीक है, कि ये सीधे सीधे फैक्ट है, 2-4 लाइन लिख लेना। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, फिर फिल द ब्लैंक्स में आ सकता है, फिर मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। कैसा भी आ सकता है, वो इसमें से आएगा कि भारत में 2011 के दौरान पिछले निवास के आधार पर जो संख्या थी ना, वो 45.6 करोड़ निवासियों में से 14.2 करोड़ तो 10 वर्षों में अपने निवास का स्थान बदल लिया। इसमें से 11.9 करोड़ अंतर्राज्यीय थे, प्रवासी थे। इसमें स्त्री प्रवासी प्रमुख थी और अधिकांश विवाह प्रांत प्रवासी थे। देखो बेसिकली जो स्त्रियां हैं वो अपना शहर या गांव या जिला क्यों छोड़ती है, शादी होने के कारण, ठीक है। विवाह उपरांत जैसे उनकी शादी होती है अपने हस्बैंड के साथ जाती है, हस्बैंड कहीं और जगह के रहने वाले हैं, या फिर जिला अलग है, या फिर डिस्ट्रिक्ट अलग है, या फिर शहर अलग है, तो फिर वो माइग्रेंट हो जाता है उनका, ठीक है। तो ध्यान रखना 2011 में जैसे पॉपुलेशन काउंटिंग हुई तो पता चला कि 45.6 करोड़ जो भी अपन लिखा था ऐसे लोग थे। उनमें से अभी जैसे यहाँ पर लिख के आ रहे हैं, देखो ये हमने लिखा था, यहाँ लिखा था, ये 45.6 करोड़ जो लोग थे, लगभग 37%। उनमें से 14.2 करोड़ ऐसे थे जिन्होंने फिर चेंज कर लिया अपना, पिछले 10 वर्षों में ही अपने निवास का स्थान बदल लिया। मतलब एक से बी से सी ऐसे चले गए वो, ये ध्यान रखना। यहाँ से बी को गए थे जब इन्होंने, ऐसा मान लो जब 2001 में इनकी काउंटिंग हुई थी तब ये ए को छोड़ के बी पर आए थे, लेकिन जब 2011 की जनगणना हुई तो पता चला बी को भी छोड़ के सी पे आ गए। तो ये इसलिए हमने जो एक तीसरी बात जोड़ी ना, निवास के पिछले स्थान वाली, लास्ट रेजिडेंस वाली, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो जैसे हमारे सामने प्रॉब्लम फेस हुई तो हमने उस बात को जोड़ दिया, चेंजेस कर दिया, ठीक है। तो ध्यान रखना, उससे पता भी चला कि इतने में से ये प्रवासी थे, इनमें से इतने पिछले ऐसे थे चेंज करने वाले, ठीक है। और इनमें से भी 11.9 करोड़, इस 14.2 में से भी 11.9 करोड़ जो थी वो अंतर्राज्यीय थे। अंतर्राज्यीय मतलब राज्य के अंदर ही, राज्य टू राज्य। और बेसिकली ज़्यादातर यही होता है क्योंकि शादियाँ भी होती है तो लगभग एक राज्य के अंदर हो जाती है। बहुत कम, रेयर चांस है कि इस स्टेट से उस स्टेट में होता हो, बहुत ही कम है, तो उनकी संख्या बहुत कम है। और इसमें स्त्री प्रवासी सबसे ज़्यादा थी, वो कारण मैंने आपको बता दिया, क्योंकि शादी विवाह उपरांत प्रवासी थे। तो इन इंडिया ड्यूरिंग 2011 आउट ऑफ 455 मिलियन बोल दो इंग्लिश के अंदर माइग्रेंट्स, ये राउंड फिगर में है, ठीक है। इसके बाद हम करें तो हाँ ये हो गया, इनोमरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट रेजिडेंस, और 141.9 मिलियन हैड चेंज्ड। ये देखो इंग्लिश में मिलियन है और वहाँ पर करोड़ है तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। प्लेस ऑफ रेजिडेंस इन द लास्ट 10 ईयर्स, आउट ऑफ दिस 118 मिलियंस वर, मैंने आपको ये सब बातें लिखवा रखी है कि 1 मिलियन के अंदर, फिर रिपीट करा देता हूँ, 10 लाख होते हैं। तो आप आराम से इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो, बड़ी बात नहीं है। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 10 लाख। तो द स्ट्रीम वॉज फीमेल ज़्यादा थी माइग्रेंट, और मोस्ट ऑफ दिस वर माइग्रेंट्स रिलेटेड मैरिज, शादी इनका मेन कारण था। ये भी एक एग्जाम में पॉइंट आ सकता है, याद कर लेना। सेकंड है 2011 जनगणना के अपन की बात करें तो भारत में अन्य, एक अन्य लिख देना बहुत है, अन्य देशों से 50 लाख लोग इंडिया के अंदर आए। इनमें से इतने % पड़ोसी देशों से आए, बांग्लादेश, नेपाल और उसके बाद पाकिस्तान प्रमुख है। ये भी हमने देखा कि लगभग 50 लाख लोग भारत के अंदर। इसमें देखो कुछ वो भी लोग हैं जो ज़बरदस्ती घुसपैठ करके आ गए हैं। हमारे यहाँ स्थानीय लोगों के कुछ गद्दार ऐसे हैं जो एंट्री करवा देते हैं,
बेसिकली ये बांग्लादेश के पास को, बांग्लादेश से नेपाल से, बांग्लादेश से ज़्यादा आते हैं, ठीक है। और ये घटना मतलब अभी चल भी रही है, बहुत सारा इशू ये बना हुआ है। तो ऐसे लोग, हालांकि फुल अब कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन फिर भी ऐसा था। 2011 पॉपुलेशन से पता चला कि ये यहाँ के रहने वाले है ही नहीं। जब उनसे पूछा गया, नहीं तो वहाँ का कोई उनके पास आइडेंटिटी कार्ड था, कुछ भी वहाँ पर नहीं था, ठीक है। तो मोस्टली बंगाल में ज़्यादा है, बंगाल वाला जो इलाका है वहाँ पर ज़्यादा है। इंडियन सेंसस 2011 हैज़ रिकॉर्डेड दैट मोर देन 5 मिलियन का मतलब 50 लाख पर्सन हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम अदर कंट्रीज। आउट ऑफ दिस अबाउट 88.9% केम टू नेबरिंग कंट्री है, जो बांग्लादेश है, फॉलोड बाय नेपाल और पाकिस्तान। ये थोड़ा 2-3 फैक्ट लिख लेना, काम आएगा। फिर है प्रवास में भी कुछ भिन्नताएं हैं, कुछ डिफरेंस है। स्पेशल वेरिएशन माइग्रेशन, ये भी 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि प्रवासियों में सबसे ज़्यादा सूची में स्थान कौन, सबसे ज़्यादा प्रवासी कौन से स्टेट्स हैं। नंबर 1 महाराष्ट्र, वेरी इंपॉर्टेंट, महाराष्ट्र सूची में फर्स्ट है। इसके बाद में मतलब सबसे ज़्यादा जो माइग्रेशन हुआ है वो महाराष्ट्र के अंदर हुआ है, ठीक है। महाराष्ट्र ऑक्यूपाइड फर्स्ट प्लेस इन माइग्रेंट, ठीक है, प्रवासी सबसे ज़्यादा वहाँ पहुँचे हैं। फिर उसके बाद में दिल्ली, उसके बाद में गुजरात और उसके बाद में हरियाणा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑन अदर हैंड फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ उल्टा मामला है कि यहाँ तो वह है आते हैं प्रथम स्थान, इसके बाद दिल्ली, गुजरात और हरियाणा आते हैं। दूसरी बात करें अपन उत्तर प्रदेश और बिहार, यूपी और बिहार जो हैं, यहाँ से उत्प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है, यहाँ से गए हैं लोग। महाराष्ट्र में तो आए हैं लोग, ठीक है, महाराष्ट्र मुंबई वाला इलाका पूरा, लेकिन यूपी और बिहार से लोग ज़्यादा गए, उत्प्रवासी है। देखो यूपी बिहार जो है ना, दोनों स्टेट में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उस स्टेट का उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इस वजह से अपन आगे पढ़ेंगे भी, जब मैं आपको इंडियन डायस्पोरा पढ़ाऊँगा, भारतीय प्रसार पढ़ाऊँगा, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। तो वहाँ से उस टाइम पर भी यूपी और बिहार की चर्चा होगी, क्योंकि जब अंग्रेज़ों का यहाँ पर राज था, ब्रिटिश काल, तो उस टाइम पर उपनिवेश काल के अंदर अंग्रेज़ों ने सबसे ज़्यादा इनको मजदूर बना के यूपी और बिहार से लोगों को लेके गए थे, मजदूर के रूप में, एक सर्वेंट के रूप में, एक दास बना के लेके गए थे। और वो भी सिग्नेचर करवा के लेके गए थे उनके पेरेंट्स से, उनके घर वालों से, कि हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं तो इनको वहाँ पर रखेंगे। तो क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा थी और गरीब पुअर स्टेट है दोनों, वहाँ से इस वजह से ये ज़्यादा वहाँ के हैं। तो याद रखना, महाराष्ट्र में सबसे नंबर 1 प्रवासियों में नंबर फर्स्ट है, फिर दिल्ली है, फिर गुजरात, हरियाणा, और उसके बाद में अगर उल्टा अपन बात करें, उत्प्रवासी की बात करें, वो तो प्रवासी है, ये उत्प्रवासी है। यूपी बिहार यहाँ से गए हैं उत्प्रवासी, ठीक है, यानी कि स्टेट्स फ्रॉम वेयर नंबर ऑफ माइग्रेंट्स इज हाईएस्ट, ये अपन ने बात कर ली। नेक्स्ट, प्रवास के 2 कारण है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा था कि हर कोई लोग प्रवास क्यों करते हैं, स्टार्टिंग मैंने आपको बात करी थी, कुछ ना कुछ कारण होते हैं उसके। तो लोग सामान्य रूप से अपने जन्म स्थान से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। कोई भी लोग अपना प्रवास या अपना स्थान नहीं छोड़ना चाहता, उसकी वहाँ पर कुछ फीलिंग होती है, वहाँ पर कुछ यादें होती है, और वहीं पर रहना चाहता है। बेसिकली आप अपने पेरेंट्स से भी बात कर लेना कि अपने यहाँ से कहीं और चलेगा, एक बार मन नहीं करेगा। हाँ, कुछ कारण हो जाएगा, जॉब लग गई, दूसरी जगह चले गए, फिर वहीं रहने लग गए, वहाँ का एटमॉस्फेयर सेट हो गया तो फिर वहाँ रहने लगा, वो बात अलग है। लेकिन फिर भी लोग भावनात्मक रूप से अपने स्थान से जुड़े होते हैं। किंतु लाखों लोग अपने जन्म के स्थान और निवास के स्थान को छोड़ देते हैं। इसके विविध कारण हो सकते हैं, वैसे तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर हम इन्हें 2 वर्गों में रख सकते हैं। यानी कि रीजन्स फॉर माइग्रेशन, कि पीपल आर यूजुअली इमोशनली अटैच्ड टू देयर प्लेस ऑफ बर्थ, बट मिलियंस लीव देयर प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेजिडेंस। देयर कैन बी वेरियस रीजन्स फॉर दिस विच कैन बी पुट इन 2 कैटेगरीज। इनको हम 2 कैटेगरी के अंदर रख रहे हैं। जो हमने पॉपुलेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था वही चीज़ यहाँ पर है। एक तो है प्रतिकर्ष कारक यानी कि पुश फैक्टर, एक मैंने कहा था पुल फैक्टर, पढ़ेंगे आगे अभी। पहला है प्रतिकर्ष कारक। जो अब देखो प्रतिकर्ष कारक क्या है, ये आपको बताएगा कि यहाँ से निकलना जो लोगों को निवास स्थान अथवा उद्गम को छुड़वाने का कारण बनता है। यहाँ ये आपका स्थान था, यहाँ से आप यहाँ गए, क्यों गए, कुछ तो कारण है। कारण क्या है? गरीबी, कृषि, भूमि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव, प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़ वगैरह आ जाना, या फिर वहाँ पर युद्ध हो गया हो, या फिर वहाँ पर कोई स्थानीय संघर्ष, लोकल लोग स्ट्रगल लड़ रहे हो आपस में, या कुछ स्वास्थ्य सेवाएं प्रॉपर तरीके से नहीं हो, एजुकेशन नहीं हो, ऐसी खूब सारी सुविधाओं का अगर अभाव हो तो प्रतिकर्ष कारक वहाँ पर काम करते हैं। ठीक है, इन सब को प्रतिकर्ष कारकों में रखा गया है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि ऑप्शन दे देगा 4, या फिर मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है,
या फिर आपसे ऐसा ही पूछ सकता है कि प्रतिकर्ष कारक में कौन कौन आते हैं, पुश फैक्टर में कौन कौन आते हैं। तो गरीबी, कृषि भूमि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव, प्राकृतिक आपदाएं, ये सब जितने नेचुरल डिजास्टर वगैरह ये सब इसके अंदर आते हैं। ठीक है, याद रखना कि दोज विच कॉज पीपल टू लीव देयर प्लेस ऑफ रेजिडेंस और ओरिजिन आर कॉल्ड पुश फैक्टर। मतलब इसका ये है कि ये ऐसे फैक्टर होते हैं जो आपको मजबूर करेंगे यहाँ से निकल के दूसरी जगह जाने के लिए। ठीक है, इसका उल्टा होगा, अपकर्ष पढ़ेंगे अभी, वो आते हैं उससे लोग, ये हैं। तो पॉवर्टी, एक्सेसिव पॉपुलेशन, प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड, फिर नेचुरल डिजास्टर सच एज फ्लड्स, ठीक है, फ्लड्स, ड्रॉट, सुनामीज, अर्थक्वेक्स, वॉर्स, लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज सच एज हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन एक्सेट्रा इंक्लूडेड, इन सब के अंदर आते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। सेकंड है पॉपुलेशन को बढ़ा देता अपकर्ष कारक, जो विभिन्न स्थानों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे कि महाराष्ट्र वगैरह है, वहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटी है, लोगों को रोजगार मिल जाता है, तो वो ऐसे फैक्टर है, एजुकेशन अच्छा है, हर चीज़ हाई फाई है, सब बढ़िया है, मनोरंजन के साधन भी है, तो वहाँ पर लोग क्या करेंगे, वो अपनी ओर खींचता है। ठीक है, यानी कि जो विभिन्न स्थानों को लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, पुल फैक्टर होता है कि दोज विच अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेज आर कॉल्ड ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया भाई यहाँ पर, कि दोज विच अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेज आर कॉल्ड हो जाएगा पुल फैक्टर। ठीक है, वो पुल फैक्टर कहलाता है। द फैक्टर्स इंक्लूड बेटर अपॉर्चुनिटीज़ इन सिटीज़, बेटर हेल्थ सर्विस, हाई वेजेस, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट एंड हायर एजुकेशन, मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा। यानी कि नगरों में बेहतर अवसर होते हैं, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं होती है, ऊंचा वेतन होता है, रोजगार नियमित होता है, उच्च शिक्षा होती है, मनोरंजन के साधन भी होते हैं। ये सब कारण है वो अपकर्ष कारक के अंदर आते हैं। इसी वजह से अपकर्ष, तो बेसिकली दो बातें सीखी आपने। पुश फैक्टर पुश करता है, पुश कि यहाँ से निकलिए, पुश, पुल जैसे आप गेट होता है, गेट कैसे खोलते हैं, उसमें लिखा होता है पुश और पुल, आपने कभी देखा हो। पुश का मतलब ऐसे धकेलिए, अगर आप अंदर हो तो बाहर की तरफ धकेलिए, और बाहर पुश लिखा हुआ है तो अंदर की तरफ धक्का दीजिए। ठीक है, पुल का मतलब खींचिए, ये होता है कि आप बाहर खींचिए। जैसे आप कोई दुकान पे गए और उस दुकान पे जैसे आपने देखा था शटर डाउन है, मतलब कि कांच का गेट लगा हुआ है, तो फिर आपने सोचा कि उस पर लिखा पुल, इसका मतलब इसको बाहर खींचना है आपको। ठीक है, और आप अंदर जा सकते हो। फिर या फिर ऐसा लिखा हुआ है कि पुश, तो आपको उसको अंदर धकेलना है, तो अंदर जाओ। सेम वही है, पुश फैक्टर यानी कि धकेलता है, यहाँ से निकालता है। ठीक है, लोगों को निकालता है, कारण गरीबी, भूखमरी, शिक्षा का कम होना, सब। पुल खींचता है, अपनी ओर खींचना है, तो बहुत ईजी हो जाएगा। इस तरीके से बहुत ही शानदार सा चैप्टर है। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने, इंटरेस्ट बना रहे, और आपको साथ के साथ नोट्स भी आप प्रॉपर तरीके से उतार सको। ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा तो फिर लिखोगे तो टाइम लगेगा, और साथ के साथ याद भी हो जाएगा। एक वीडियो इसका और आएगा, फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और फिर एक मैं अलग से बनाऊँगा, और वो बनाऊँगा इंडियन डायस्पोरा। ठीक है, भारतीय प्रवास, बहुत मज़ेदार होगा, बहुत कुछ लिखाऊंगा उसके अंदर आपको, और उसको भी आपको लिखना है, वो इसी का ही पॉइंट है। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। ओके।